अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं मुल्क में जारी गैर यकीनी सूरत हाल का ऊंट किस करवट बैठेगा। इस वक्त मुल्क में बड़े आईनी बहरान के हल के लिए सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी जारी है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आईनी थी या गैर आईनी, इसका फैसला चंद घंटों में मुतवक्किल भी है। और इसी के साथ साथ वजीर आजम इमरान खान साहब ने निगरान वजीर आजम के लिए जस्टिस रिटायर्ड गुलजार साहब का नाम तजवीज़ किया है। क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क भर में इंतखाबात करवाने के लिए तैयार, एक बहुत बड़ा सवाल है। और कौमी असम्बली तहलील मगर सूबाई असम्बलियां मौजूद, आम इंतखाबात का मामला इस सूरत हाल में कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में बात करेंगे मुबैना धमकी आमेज खत की हकीकत क्या है। आया जो ये खत है, इसमें जो इल्जामात लगाए हैं ये हकीकत पर मबनी हैं भी या नहीं। उसके साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब में इस वक्त सियासी पारा हाई हो चुका है। चौधरी सरवर के बाद अलीम खान भी इमरान खान साहब के खिलाफ खुलकर सामने आ चुके हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या बातें की हैं उन्होंने, और उसके साथ साथ पंजाब असेंबली में इस वक्त नंबर गेम क्या है, उस पर भी बात करेंगे। और कल सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत क्या हिकमत अमली तैयार किए हुए है, क्या हिकमत अमली सामने लेकर आएगी, उस पर ही प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सहाफ़ी तजज़ियाकार, अच्छी देर में हमें सहाफ़ी तजज़ियाकार ईसा नकवी साहब भी ज्वाइन करेंगे। अदील, आपकी तरफ आऊंगी। सबसे पहले मुझे बताइएगा, कल की जो पूरी सिचुएशन रही, कल जो पाकिस्तान में सिचुएशन थी, आइन के लिहाज से, इखलाकियात के लिहाज से, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से, उस तमाम सिचुएशन की इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। लेकिन मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि अभी तक की सूरत हाल को अगर आप सम अप करें तो आप इस पर क्या कॉमेंट करेंगे? हाँ जी, मुल्क में एक बड़ा आइनी बहरान पैदा हो चुका है। जो असम्बलियाँ तहलील की गई हैं वो इस बुनियाद पे की गई हैं कि डिप्टी स्पीकर की जानिब से जो रूलिंग दी गई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्रम्प कार्ड था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सरप्राइज़ था, उस रूलिंग की बुनियाद पर असम्बलियाँ तोड़ी गई हैं। अगरचे यही अपोजिशन जमातें कह रही थी कि जी असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ, अब वही अपोजिशन जमातें कह रही हैं कि असम्बलियाँ बहाल की जाएँ और उसके बाद इंतखाबी इस्लाहात की जाएँ, उसके बाद जो है इलेक्शन में तमाम सियासी जमातें जो हैं वो जाएँ। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है, इमरान खान ने 31 मार्च का जब नतीजा देखा खैबर पख्तूनख्वा में, और उन्होंने देखा कि उनकी जमात जो है वो ग्राउंड पे कितनी मुतहर्रिक है और कितनी बेहतर पोजीशन में है, तो इमरान खान ने ये सीने से लगा रखा था जो कार्ड, वो बिलाखिर ज़ाहिर कर दिया। बहरहाल इस सारे मामले का, इस हिजानी कैफियत का, इस सियासी इंतशार की जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, इसका हतमी फ़ैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से होना है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम समाअत हुई। फारूक एच नाइक साहब ने बड़े अहम दलाइल दिए। अब ये मामला, इस बात का इम्कान है, इससे पहले अदालत ने कहा कि शायद आज ऑर्डर आ जाए, लेकिन फारूक एच नाइक साहब के जो दलाइल हैं वो काफ़ी तवील हो गए। और इसके बाद अब कल रज़ा रब्बानी साहब और एक दो और वकला जो हैं वो अपोजिशन की जानिब से जब अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे तो कल फिर अटॉर्नी जनरल के दलाइल होंगे। इस पे भी हम आगे जाके बात करेंगे कि हुकूमत इस हवाले से क्या प्रोसीडिंग रही है। आज जो जज साहिबान के जो सवालात थे, ख़ास तौर पे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के जो सवालात थे बड़ी अहमियत के हामिल थे, और इसमें जो डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात के हवाले से ख़ास तौर पर उन्होंने बहुत कुरीदा, उन्होंने ये सवालात बार बार पूछे कि डिप्टी स्पीकर क्या रूलिंग दे सकते थे। इसमें जो सेक्शन 28 है रूल्स का, उस पर काफ़ी ज़्यादा बात हुई, और इसमें यह था कि जो स्पीकर के इख्तियारात होते हैं, और जो सबसे ज़्यादा इस बात पे भी फोकस रहा कि क्या इस अंदाज में जो डिप्टी स्पीकर या स्पीकर इस अंदाज में वोटिंग को रोक सकते हैं, रूलिंग दे सकते हैं, क्योंकि आइन के यहाँ सवाल ये है जो बड़ा क्रिटिकल सवाल है कि इस तरह तो देखें, इस तरह तो कभी तहरीक अदम एतमाद आ ही नहीं सकेगी। इस तरह तो फिर अगर स्पीकर की रूलिंग ठीक है, अदालत ये कहती है, बार बार कहती है कि हम स्पीकर के इख्तियारात के मामले में ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रियासत के सतून हैं। जिस तरह पार्लिमान के जो मामलात हैं वो अदालत में नहीं होने चाहिए डिस्कस, और अदालती मामलात पार्लियामेंट में नहीं हो सकते डिस्कस। तो इस तरह चूंकि रियासत की ये सतून है, इन्होंने अपना अपना काम करना है। लेकिन अब यहां पर तशरीह ये हो रही है कि क्या आइन पर अमल दरामद हुआ है या नहीं, क्योंकि
वोटिंग का अमल ही नहीं हुआ ना, वोटिंग हुई नहीं है। जब वोटिंग हुई नहीं है और उसमें आज ये सवालात हुए कि ये जो 7 दिन के अंदर अंदर वोटिंग करवानी थी ये ना हो सकी, इसमें क्या अगर 8वें दिन हो जाए तो क्या होगा, और इसमें जो सेक्शन 28 है जो रूल्स का, उसमें जो कहा गया है उसमें स्पीकर से मुतालिक बात की गई है। आइन में ये कहा गया है कि जो प्रिजाइड कर सकते हैं स्पीकर की अदम मौजूदगी में, डिप्टी स्पीकर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो सकते हैं, लेकिन वो क्या कायम मुकाम स्पीकर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। तो उसमें फारूक एच नायब की जानिब से बताया गया कि जो कायम मुकाम स्पीकर होता है उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है। और तो असद कैसर साहब के बिहाफ पर ही रूलिंग दी है उन्होंने। अच्छा, जो रूलिंग आई है उस पर जो असद कैसर साहब हैं उनके भी दस्तखत है, और अदालत में आज ये भी बात हुई कि एक रूलिंग चैम्बर में भी दी जा सकती है, लेकिन वो डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात का वहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ। फिर लार्जर बेंच बनाने की एक इस्तदा थी, लार्जर बेंच बनाने की, जो बड़ा बेंच, फुल बेंच बनाने की, जो फुल कोर्ट जिसमें तमाम जज साहिबान हो, वो इस्तदा मुस्तरद कर दी है, लार्जर बेंच ही इसको सुनेगा। तो अभी तक ये जो 2 दिन प्रोसीडिंग हुई है अदालत में, एक तो अभी तक अपोजिशन को ये रिलीफ नहीं मिला कि इस पर कोई स्टे आ जाए, इस मामले को रोक दिया जाए, और दूसरा ये जो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा है इस हवाले से अभी तक रिलीफ नहीं मिला। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अपोजिशन का केस इस हवाले से फिर भी मजबूत है। उसकी रीजन ये है कि ये जो पॉइंट आज रिमार्क्स की सूरत में भी सामने आए कि स्पीकर आर्टिकल 5 का हवाला दे भी दे तो तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद नहीं कर सकता, वो एक आइन के आर्टिकल का अलग मामला है। लेकिन ये जो है तहरीक अदम एतमाद का मामला है, आर्टिकल 95 वाला जो मामला है, इस मामले पे इंप्लीमेंटेशन उसके मुताबिक होनी है। तो अब कल की जो समात है इसको बज़ाहिर ऐसे लगता है ये आखिरी समात इसलिए होगी क्योंकि आज ये कहा गया फारूक एच नाइक साहब की जानिब से भी कि वजीर आजम साहब ने तो निगरान वजीर आजम के लिए नाम भी तजवीज का, अभी उस वक्त नाम तजवीज नहीं होता, उन्होंने कहा कि ये सदर की जानिब से लेटर आ गया है कि आप नाम तजवीज करें, लीडर ऑफ अपोजिशन को आ गया है। तो नाम तजवीज करने के हवाले से 3 दिन की डेडलाइन है। अगर अदालत इस मामले को ज्यादा आगे लेके जाती है तो एक नया आईनी प्रोसेस शुरू हो चुका होगा। तो जिसमें आज ऐसे अंदाजा हो रहा था अदालत के रिमार्क्स के हवाले से भी, अदालत के इस सारी सूरत हाल पे जो कंसर्न है इस हवाले से भी, और जो फ्री कैन है उनके कंसर्न्स के हवाले से भी, कि कल की समात कंक्लूडिंग जो समात है वो हो सकती है। अब इसमें 2 सिचुएशंस है। एक तो ये कि स्पीकर की रूलिंग कहीं पर भी चैलेंज नहीं हो सकती, फर्स्ट, एंड सेकंड, क्या तहरीक अदम एतमाद को इस तरह से मुस्तरद किया जा सकता है या नहीं, गैर आईनी है या ये कहीं ना कहीं स्पीकर का इख्तियार है या नहीं। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जो कि समात के अंदर जो है वो क्लियर हो सकती है और उसमें क्लियर होने जा रही है। उसके बाद अदील आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या आप सिचुएशन रीडिंग आपकी क्या है कि लेट सपोज अगर ये तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया जाता है, तो अगर रूलिंग को अगर कर दिया जाता है, हाँ, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती है कि ये मोशन ऑफ, हाँ, इसको मुस्तरद करती है, तो उसके बाद ये दोबारा से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर इलेक्शंस होंगे, और अगर इसको मुस्तरद नहीं करते तो हम नए इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। देखें, अगर तो वैसे तो चूंकि हम इसके मेरिट्स पे उस तरह से बात नहीं कर सकते, एक तो हम प्रोसीडिंग जो हुई है उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है इसमें या वो रूलिंग मुस्तरद होनी है या उसकी तौसीक हो जानी है। अगर ये रूलिंग मुस्तरद हो जाती है, इसे कालादम करार दे दिया जाता है जो डिप्टी स्पीकर ने दी है, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि उसके नतीजे में वो तमाम चीजें रिवाइव हो जाएंगी। और आज वो सवाल भी हुआ कि अगर 7 दिन के अंदर अंदर वोटिंग नहीं हो सकती, अदालत की जानिब से ये पूछा गया कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर वोटिंग नहीं हो सकती जो कि आइन में लिखा है, तो क्या 8वें दिन हो सकती है, इसके बाद भी हो सकती है। अदालत जाहिर है इसमें क्लैरिटी लेना चाह रही थी, क्योंकि अगर ये चीजें रिवाइव हो जाती हैं और अगर इसमें वो रूलिंग खत्म हो जाती है और ये इसे गैर आईनी गैर कानूनी करार दे दिया जाता है, तो फिर तो डेफिनेटली दोबारा मामला उसे वाइंड अप करने की जानिब जाएगा, उसे फिर फाइनलिटी मिलने की जानिब जाएगा, उसे कंक्लूड तो होना है, उसे डिस्पोज ऑफ होना है, उसे निपटाया जाना है। अगर वो रूलिंग कालअदम हो जाती है तो उसी की बुनियाद पे, उसी रूलिंग की बुनियाद पे, तो वो एक आईनी बार खत्म हुआ था वजीर आजम का असेंबलियां डिसॉल्व करने की जो उन्होंने एडवाइस भिजवाई थी, तो उसके बाद वो तमाम प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाएगा अगर फैसला इस सूरत में आता है। अगर वजीर आजम इमरान खान साहब ने असेंबलीज डिसॉल्व करनी ही थी अल्टीमेटली नो मैटर व्हाट, तो ये तहरीक अदम एतमाद से पहले जब
ऑपोजिशन खुद कह रही थी कि आप इस्तीफा दे दें, असेंबलीज डिसॉल्व कर दें, तो उस सूरत में क्यों नहीं किया? इतने टाइम का वेट क्यों किया और फिर गैर आईनी प्रोसेस को भी कहीं ना कहीं फॉलो किया? देखें, हुकूमत पहली तो बात है कि तवक्को नहीं कर रही थी कि अपोजिशन इस हद तक चली जाएगी, अपोजिशन इतना बोल्ड स्टेप ले लेगी। 8 तारीख को जब तहरीक अदम एतमाद आई, वज़ीर आज़म उस वक्त डिजिटल मीडिया के कुछ लोगों से मुलाकात कर रहे थे, उस वक्त कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात कर रहे थे। हुकूमत ला इल्म थी कि तहरीक अदम एतमाद सेक्रेटेरिएट में आ रही है। तहरीक अदम एतमाद का जो सरप्राइज़ था, अपोजिशन ने इसे सीक्रेट रखा था और इस बात का उन्हें भी अंदाज़ा था, क्योंकि जब अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लेके आई है तो तमाम चीज़ें, अगला सेटअप, ये तमाम चीज़ें फाइनल करने के बाद वो आए हैं। उसके बाद फिर वो सारी क्लैरिटी आपस में ये तय करके आए हैं कि इसके बाद फिर क्या होगा, कौन वजीर आजम होगा, कौन सा वजीर होगा, पंजाब में क्या सूरत हाल होगी। तो उसके बाद जब वो पूरे प्लान के साथ वो आ गए, उन्होंने सरप्राइज दे दिया इमरान खान साहब को, तो उसके बाद उन पर एक आईनी कदगन लग गई, वो फिर असम्बलियां तहलील नहीं कर सकते थे। इमरान खान साहब को उन्होंने आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, या अपने बंदों को बचा लेते टूटने से, इत्तेहादियों को बचा लेते टूटने से, या उसका सामना करते। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने ये जो सरप्राइज इसलिए दिया कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि 31 तारीख के नताइज, और हाँ, इस दौरान इमरान खान वो नैरेटिव बनाने में कामयाब हो गए कि ये एक बैरूनी साजिश है। हमारे कुछ सियासतदान जो हैं इस सारे अमल में इनके साथ उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया कि मिले हुए हैं। तो जब वो नैरेटिव वो बनाने में कामयाब हो गए तो उसकी बुनियाद पे जवाब बनाकर उन्होंने फिर ये असम्बलियां तोड़ के अवाम में जाने का इसलिए फैसला किया। अगर तो ये इलेक्शंस वाला प्रोसेस होता है तो क्या इस वक्त इलेक्शन कमीशन तैयार है इलेक्शन करवाने के लिए? क्योंकि तो बहुत थोड़ा टाइम होगा इलेक्शन कमीशन के पास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इस पे बहुत कम बात हो रही है। असल बात तो ये है कि आप फिर एक इलेक्शन की इतनी बड़ी मश्क पे अगले 5 साल के लिए इलेक्शन, जिसका इंपैक्ट अगले 5 साल तक होना है, फिर वही रोना है कि जी इस्लाहात नहीं हुई, धांधली हो गई, ईवीएम नहीं है, इंटरनेट वोटिंग नहीं है। कल यहीं बैठे हुए फवाद चौधरी साहब से हमने ज़मीर हैदर साहब के साथ बात कर रहे थे, फवाद चौधरी साहब से, तो फवाद चौधरी साहब से मैंने सवाल ये किया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, अभी ये चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई, इंटरनेट वोटिंग जो है फाइनलाइज नहीं हुई, आप 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन में जाने का आपने एक आईनी तौर पर, बल्कि इसे ये बाइंडिंग है 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना, तो ईवीएम नहीं है, इंटरनेट वोटिंग नहीं है, इस्लाहात नहीं हुई, तो आप कैसे जाएंगे? उन्होंने कहा बस अब पुराने तरीका कार के मुताबिक चले जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है किसी इस्लाहात की जरूरत नहीं है, कोई ईवीएम की जरूरत नहीं है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर पुराने तरीके से भी होते हैं इलेक्शन तो उनको लगता है कि वो दोबारा अपनी जगह और 2/3 मेजॉरिटी के साथ सामने आ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि 90 दिन में इलेक्शन, मामला सिर्फ ईवीएम का मामला नहीं है। ये तो ठीक है, वैसे नॉर्मल इलेक्शंस करवाना भी जी नॉर्मल इलेक्शन इतनी बड़ी मश्क है, पाकिस्तान में सबसे बड़ी इंतजामी मश्क है इलेक्शन कराना। और इस इतनी बड़ी इंतजामी मश्क में सिर्फ ये नहीं है कि बैलेट पेपर छाप के भिजवा देने हैं, ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स के मसाइल नहीं है, मामलात नहीं है, ट्रेनिंग देनी है, लोगों को ट्रेनिंग देनी है, लाखों की तादाद में जो सिक्योरिटी एहलकार, पोलिंग अमला, तो वो कोई तैयारी नहीं है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन अगले 90 रोज में इलेक्शन में जाने के लिए कतन भी तैयार नहीं है, ना कोई सूरत हाल नजर आ रही है। गेनिंग भी हो सकता है वजीर आजम इमरान खान की तरफ से ये जो सरप्राइज दिया गया। इमरान खान साहब ने अच्छा एक और बड़ा ही हैरानकुन बात है, वो ये है कि सूबाई असम्बलियां अपनी जगह मौजूद हैं और ऐसा तो होता ही नहीं है कि यहां पाकिस्तान में वफाक में इलेक्शन जो हैं वो, अच्छा इंडिया में ऐसा होता है क्योंकि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि वहां फेजेस में इलेक्शन होते हैं और बहुत से ममालिक में होते हैं। पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड को यकीनी बनाने के लिए ये कोशिश की जाती है कि एक दिन इलेक्शन हो। ये ना हो कि जिस पार्टी की पंजाब में हुकूमत है, जिसकी सिंध में हुकूमत है, वो वहां पर जो एमएनए की सीट पे होने वाले इलेक्शन है उस पर तो वो असरअंदाज होगी। वनडे इलेक्शंस होते हैं। तो फिर अभी असम्बलियां मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी अगर सिंध असम्बली नहीं तोड़ती तो फिर आप क्या करेंगे? बलूचिस्तान में अगर बलूचिस्तान की हुकूमत असम्बली नहीं तोड़ती फिर आप क्या करेंगे? अब पंजाब में सूरत हाल आपके हाथ से 1-2 दिन में अगर निकल जाती है और मामला हमजा शहबाज साहब के हाथ में चला जाता है, वो असम्बली नहीं तोड़ते, फिर आप क्या करेंगे? आप ज्यादा से ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ सकते हैं और वहां भी आपकी अक्सरियत है, ये आपने रिस्क लेना है बहुत बड़ा। तो ये
ये डूएबल नहीं लग रहा इस वक्त। इलेक्शन का किसी तौर पे भी इस्लाहात के हवाले से बात कर लें, इलेक्शन कमीशन की तैयारियों के हवाले से बात कर लें, फ्यूचर को भी देखना पड़ेगा, तभी वो इस लिहाज से फैसला देंगे। एक और सुप्रीम कोर्ट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, या लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि इतवार वाले दिन क्यों जो है वो अदालत लगा ली, या कुछ लोग, एक दूसरी कैटेगरी ये भी है कि आपने अभी तक फैसला डिले किया है, आप अभी तक फैसला क्यों नहीं दे रहे, टाइम क्यों गेन कर रहे हैं। तो ये दो मुख्तलिफ सोच के लोग हैं, इस पे व्हाट्स योर टेक? एक तो हर बंदा जो है ना वो कानूनी माहिर बन जाता है और कानून साज बन जाता है, कानून दान बन जाता है, इनका बस चले तो ये जज भी बन जाए। मसला ये है कि इतवार वाले दिन, इतवार मुल्क में इतना बड़ा आईनी बहरान पैदा हो गया है, मुल्क में असम्बलियां अचानक डिसॉल्व हो गई हैं, अपोजिशन, सियासी जमातें, सिस्टम, इदारे, कोई ऑन बोर्ड नहीं, और अचानक एक असम्बली, कौमी असम्बली डिसॉल्व हो जाती है, मुल्क में हुकूमत ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद वज़ीर आज़म सदर के कहने पर चंद दिन के लिए आगे मामला चला रहे हैं, और मुल्क की बड़ी जमातें इस वक्त एक ऐसा एग्रेशन देखने को मिल रहा है इनमें, इनका जारहाना, आईनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को अलाउ है कि वो बिल्कुल अलाउ है और करना चाहिए था। इतवार को क्या, पाकिस्तान में रात 12 बजे भी अदालत लगी हुई है। हमारे एक बड़े सीनियर कोलीग हैं फखरुर रहमान साहब, उनकी खबर पर रात 12 बजे भी अदालत लगी थी, इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में। और ये तो इतवार के दिन अदालत लगना, मसला ये है कि हमारे कुछ लोग जो हैं ये अदालतों को भी पॉलिटिसाइज कर देते हैं, इदारों को पॉलिटिसाइज कर देते हैं। ये एक आईनी मसला है, आईनी बहरान है। फिर कुछ लोग ये भी कहते सुने गए कि जी इस मामले का हल क्यों नहीं निकल रहा, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। और अब देखें इसमें इस वक्त की जो सूरत हाल है, अदालत इसको मैक्सिमम जो टाइम है वो दे रही है, लार्जर बेंच दे रहा है, उसमें अब क्या हो सकता है एक दिन में हवा में। आज ये बात हुई, आज जज साहब ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने, कि हमने को हवा में तो नहीं फैसला दे देना, आप जो दलाइल देंगे दिस बेसिकली कि ये सिचुएशन बन सकती है, तो अब इस पे कुछ टाइम तो लगेगा, कुछ चीजों को रीड आउट किया जाएगा, उस पर कोई फैसला निकाला जाएगा। ब्रेक का टाइम है नाज़रीन। इतनी सिचुएशन हुई है, तहरीक अदम एतमाद को जो डिप्टी स्पीकर साहब ने मुस्तरद किया है वो एक खत की बेस पर किया गया, तो उस खत पे ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे धमकी आमेज खत के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो खत आया है उस हवाले से ऑपोजिशन और बहुत सारे नाक़दीन ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये खत जाली है। ईसा नकवी साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। ईसा, आपकी तरफ आऊँगी, बताइएगा ये जो खत के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, लोग कुछ कह रहे हैं कि ये जाली है, कुछ कह रहे हैं नहीं ये असल खत है। फिर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो हमारी जो भी कॉन्फ्रेंस हुई, जो भी मीटिंग हुई, उसके अंदर ये डिस्कस किया गया और वज़ीर आज़म बार बार इस चीज़ को इंडोर्स भी कर रहे हैं कि खत असली है, ये तमाम उसमें डिस्कशन हुई है। तो व्हाट यू थिंक, क्या ये जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है ये खत वाकई में असली है, जाली है? देखिए मारिया, मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि असूली तौर पे इस खत को पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए था। अच्छा, ये मामला जो है वो, और ये वाले मामलात जो हैं वो कैमरों के सामने नहीं होते, डिप्लोमेसी जो है वो पब्लिकली नहीं होती। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया कि जिस वक्त ये मामला पब्लिक डोमेन में आ गया, और अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो रीसेंट हिस्ट्री है, बल्कि ओवरऑल हिस्ट्री है, और ख़ास तौर पर जो सफारती तारीख़ है, उसमें ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट, एक बदकिस्मती आप कह लें कि इस मुल्क में इस वक्त जो मुकदमा चल रहा है, जो बहस हो रही है, जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, वो अमेरिका के इनोसेंट होने या ना होने पर हो रही है, कि अमेरिका रिजीम चेंज के पीछे होता है या नहीं होता। अब क्या आप अपनी अदालत से, अपनी पार्लियामेंट से, अपने पॉलिटिकल पार्टीज से, अपने मीडिया के डिस्कोर्स से अमेरिका को सर्टिफिकेट देंगे कि अमेरिका इस सारे मामले में मासूम है या नहीं? ये बहस बड़ी अजीब व गरीब है। और फिर इस सारे मामले में या किसी भी ऐसे मामले में जो केस, मैं ये नहीं कि मुझे नहीं समझ आती कि ये किस तरीके से चल सकता है, इसमें एक फरीक के तौर पर अमेरिका भी मौजूद है। आप अगर इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे, आप इसके किसी नतीजे पर पहुंचना चाहेंगे, तो आप नतीजा अनाउंस ही नहीं कर सकते जब तक वो पार्टी नहीं इन्वॉल्व होती जिसके ऊपर इल्जाम है। तो क्या अमरीकी सफारत खाना इसमें इन्वॉल्व होगा? क्या गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका इस पे अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी अपना मौक़िफ़ सुनाने के लिए? अगर नहीं भेजेगी तो फुल स्टॉप। आप इसके ऊपर कैसे कोई फैसला सुना सकते हैं कि हाँ वो इन्वॉल्व थे या नहीं थे? लेकिन उनके जो
जो उनका दफ्तर Ambassador खारजा है। है उनकी जानिब से, वाइट हाउस की भी जानिब से इस पे ये कहा गया है, नकवी साहब स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से इसकी दबे लफ्जों में तरदीद की गई है। तरदीद तो मैटर नहीं करती ना, देखिए तरदीद की बात नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ में इन्वेस्टिगेशन, ये सारा मामला तो वो है। आपका जो मुंबई केस का ट्रायल है, जो इंटरनेशनली दूसरे होते हैं, उसमें क्या होता है, वो कहते हैं कि जनाब फलां का स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड हुआ। कोर्ट ऑफ लॉ के बिफोर तो आपने कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया ना जिसके ऊपर जरा हो सके। तरदीदी बयान कुछ और होता है। लेकिन जो ये मामला बड़ा अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा पहलू हैं। देखें इस सारे मामले को, इसके ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है। जरा ठंडे होके बैठ के रिलैक्स होके इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि अब आप कर क्या रहे हैं। आप इस सारे मामले के ऊपर कर रहे हैं सियासत, पॉलिटिक्स। ये है एक सफारती मामला, और ये मामला है पाकिस्तान के एक और मुल्क के साथ, जो कि बहुत बड़ा मुल्क भी है, बहुत ताकतवर मुल्क भी है, और माजी में आपका एक तरीके से दोस्त मुल्क भी है। अगरचे बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि हमें उस दोस्ती से क्या मिला, लेकिन आप उस मुल्क के मामलात को अपनी पार्लियामेंट, अपनी सियासत, अपने मीडिया, अपनी अदालत में घसीट रहे हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस ज़रूर होंगे। ये लेटर जो है, इसके ऊपर फिर बहुत सारे लोग जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, जो डिस्कोर्स आ रहा है, मेरा ख्याल है कि ये सारा मामला जो है वो कभी भी ऐसा इसका कोई हल नहीं निकलेगा कि जो तमाम पार्टियों को तस्लीम हो। नकवी साहब, अगर आप इस पे कोई निकालने की कोशिश भी करेंगे। नकवी साहब, असद मजीद साहब जो हैं, ज़ाहिर है इस मामले पे जो डिप्लोमेटिक केबल आती है, वहाँ से जो कम्युनिकेशन हुई है, वो मुरासला बनाकर दफ्तर खारजा में भेजते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी मौके पर वो भी सामने आए हैं, क्योंकि वो तो ब्रसल्स जा रहे हैं, अब वहाँ से डेजिग्नेट हो चुके हैं, तो उनका वहाँ अब ये फेयरवेल, ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, तो इस सारे मामले में हुकूमत का तो सारा केस ही इस पर बना हुआ है। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि आमतौर पर दफ्तर खारजा के जो अफसरान होते हैं, जो डीजीज होते हैं, सफारतकार होते हैं, वो इस तरह ओपन आकर बात नहीं कर सकते। तो क्या आप समझते हैं कि किसी फोरम पर, अब अदालत में भी, कल सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात का इम्कान है कि अटॉर्नी जनरल बोलें कि जी हम इस लेटर के हवाले से इन कैमरा आपको ब्रीफिंग देना चाहते हैं, तो सबसे अहम किरदार जिन्होंने ये लिखा, जिन्होंने ये केबल भेजी, वो तो असद साहब हैं। देखिए आसान सी बात है, इस बहस क्या चल रही है, खत असली है, खत नकली है, जाली है, साजिश है, नहीं है, इसके ऊपर सारा डिस्कोर्स है ना। आपकी बहस, मुबाहिसा चल क्या रहा है, ये मुबाहिसा चल रहा है। अब जो असद मजीद साहब हैं, वो उनकी रियासत पाकिस्तान के साथ एक वफादारी का मामला है। उनकी 30-32 साल की सर्विस है, वो हुसैन हकानी या शेरी रहमान या कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं है, वो करियर ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के एक अच्छे मंझे हुए सफारतकार हैं। और उनको यानी कि सर्विस में या नौकरी देने वाला इमरान खान या कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं थी ना। उन्होंने एक मुकाबले का इम्तिहान पास किया और उसके बाद वो पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस उन्होंने ज्वाइन कर ली, और सबसे टॉप के ऑफिसर जो जिसकी वहां पर पोस्टिंग हुई, तो जो उनकी एलिजेंस है, उनकी कोई अतात गुजारी तो नहीं है। तो टेक्निकली स्पीकिंग इस सारे मामले में जो 2-3 की लोग हैं जिनके साथ गुफ्तगू करना बनती है, इस बहस को मीडिया पर लाने की या इस तरीके से इस पर पॉलिटिक्स करने के बजाय असद मजीद साहब को बुलाएं, उनसे पूछें कि जनाब ये आपने लिखा था, इज़ इट दैट सीरियस, या आपने जो लिखा है, जाहिर है कि एक दफ़ा उनसे उनका मौक़िफ़, उनकी बात सुन ली जाए। और दूसरा ये कि जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है, अब ये सारा असली जाली खेल रहे हैं, तो बड़ा आसान से है ना कि जिनके सामने ये रखा गया और जब मिनट्स और एक उसकी प्रेस रिलीज जारी की गई, ये कैसे हो सकता है कि ये प्रेस रिलीज कोई ऐसी सामने आ जाए? और हुकूमत क्या ये रिस्क ले सकती है कि एक मीटिंग में ये डिसाइड ना हुआ हो कि आपने डिमाश करना है, आपने एक मुल्क के सफारतकार को, सफीर को, डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन को, एक्टिंग डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन को या चार्ज अफेयर्स को बुला के एहतजाज करना है, ये डिसाइड ना हुआ हो एक मीटिंग में और हुकूमत अपने तौर पर कर ले? ये तो कह रहे हैं ना कि इदारे न्यूट्रल हैं। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने अपनी तरफ से किया है, जो जिस तरह से खत पर बात हुई और फिर उसके बेस के ऊपर ये जो नो कॉन्फिडेंस की मोशन को रिजेक्ट किया गया, ये सारा उस बेस पर हुआ है। देखिए राय तो यही आ रही है ना। बहुत सारे लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, मुरासले में तरमीम के इल्जामात भी लग रहे हैं। ऐसा मुमकिन है नकवी साहब, आप फॉरेन ऑफिस को 1.5 दहाई से कवर कर रहे हैं, ऐसा मुमकिन है कि कोई सफीर मुरासला भेजे, वो केबल जो डिप्लोमेटिक केबल आए उसमें कोई किसी किस्म की कोई अल्टरेशन, कोई तरमीम, कोई अमेंडमेंट को कर दे? मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान का जो है वो बजट नहीं है जिसमें आप फिगर फजिंग कर लें, जिसमें आप टैक्स कलेक्टरेट ऑफ पाकिस्तान को कहेंगे यार ये बिलियंस को थोड़ा सा इधर उधर आगे पीछे वो फलाने फिगर्स को यूं कर लें। फिगर फजिंग जो है वो
कहीं और हो सकती है। इस सारे मामले में मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा रिस्क नहीं ले सकता, बिकॉज इसके ऊपर जो है वो पूरी सियासत इस वक्त जो चल रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी जो अब से चंद दिन पहले तक बल्कि एक दिन पहले तक हुकूमत में थी, जो कहते हैं कि हमारा एक वज़ीर आज़म था और उन्होंने उनका एक मौक़िफ़ है कि हमने डिसॉल्व कर दी। अब वो सारा मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में, उस पर तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन उनकी पूरी पॉलिटिकल पार्टी का या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, बल्कि अब मौजूदा ज़ाहिर है कि वो कंटिन्यू जिस तरीके से कर रहे हैं, उनकी जमात का, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल का दारो मदार जो है वो इस सारे मामले के सच या झूठ होने पर है। तो वो इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं। और इतने बड़े फोरम पर जब वो उन्होंने अस्करी क़यादत के साथ भी शेयर किया है और उस पर जो प्रेस रिलीज उसके बाद एलामिया आया है, उसके बाद ये चीजें, इस पे तो मैं समझता हूं मोहरे तस्दीक सख्त हो गई। नहीं, सारे लोग मौजूद थे ना, सारे लोग मौजूद थे जिनको आप ये कहते भी हैं। बरमला जो है वो सारे इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि इदारे न्यूट्रल हैं, वो किसी की साइड नहीं ले रहे। अगर वो किसी की साइड नहीं ले रहे तो उनसे अगर पूछा जाएगा, ये सारे मामले पे सवाल होगा कि आपने देखा है, या फिर जब हुकूमत ने, मेरा ख्याल है कि सबसे आइडियल बात यह है कि जिस वक्त ये सारा मामला हुआ था तो पहले दिन पहली खबर क्या आई थी? मेरा ख्याल है असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा ये डिसाइड हुआ है कि किसी और हैसियत में नहीं, इस मुल्क के एक बड़े होने की हैसियत से हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को शेयर करना चाहते हैं, उनको दिखा देते हैं ताकि उनके ऊपर तो लोग एतबार करेंगे। तो हुकूमत तो खुद विलिंग है, अगर वो दिखाने के लिए राजी है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला चला गया, उनके सामने रख दे। वाला पॉइंट ईसा के फिर उसमें अमेरिका के भी तो एज अ फरीक पेश करना पड़ेगा ना हमें। देखिए फरीक वाली बात, अब देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे, यानी कि इस सारे मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपको कौन चाहिए? आपको याद है वो मेमो गेट का जो स्कैंडल हुआ था और मेमो गेट का मामला था, इसमें मुस्लिम लीग नून किस तरीके से इन्वॉल्व हुई थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ। वो सारी लड़ाई हमने देखी ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही लड़ी गई थी। उसमें क्या मामला था कि वो जो इसके मरकजी किरदार हैं उस मेमो के, वो यहाँ पर आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे आगे क्या बयान देंगे, सारा मामला जाहिर है कि उसमें साहब जो मुतलका ऑफिशियल हैं वो भारत में, उनसे किसी ने सवाल किया, वो वहाँ के दौरे पर डोनाल्ड लू से, तो जी इनसे पाकिस्तान को धमकी देने वाले जो अमरीकी अहदेदार, उनका बयान सामने है, वो क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। With the Pakistani foreign minister, but on this topic, on this topic, on votes in the UN, on the Ukraine vote, on Ukraine votes, not specific to the UN General Assembly vote. But as you may know, Prime Minister Khan has recently visited Moscow, and so I think we're trying to figure out how to engage specifically with the Prime Minister following that decision. Well, as you know, there was a meeting in Delhi with the Russians as well. The point is, we need a strong, concerted effort with respect to all of these countries, Pakistan, Sri Lanka, and India. I understand that you made some efforts. Thank you. जी अदील, नकवी साहब, जो ऑफिशियल है, अमरीकी ऑफिशियल, उसकी जानिब से इस बात की वाज़े कोई तरदीद ना होना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखें, वो ज़ाहिर है कि स्टेट डिपार्टमेंट के एक अहम ओहदे के ऊपर मौजूद हैं, वो पब्लिकली इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। इसका ताल्लुक दो मुल्कों के ताल्लुकात से है और अमेरिका जो है, अच्छा ये मैं आपको बात बिल्कुल आगाज़ में बता दूं कि इस सारी बहस में पढ़ने से पहले एक बात देखनी चाहिए, अमेरिका दुनिया में रजीम चेंज में इन्वॉल्व होता है कि नहीं, और आपको अपने दोस्तों के सिग्नल्स भी देखने चाहिए कि कैसे हो सकता है। 2 तारीख को हमारे फॉरेन मिनिस्टर को, आउटगोइंग फॉरेन मिनिस्टर को, जिसके बारे में ये मशहूर था उस वक्त के, जनाब नंबर पूरे हैं, फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, उनको तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर क्यों फ़ोन करते हैं? जाने वाले फॉरेन मिनिस्टर को कोई क्यों फ़ोन करता है? उसके बाद आप मुझे बताएं कि इंटरेस्टिंगली 2 अप्रैल की शाम को 4:53 के ऊपर चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ली जानजाओ एक ट्वीट करते हैं। उसमें एक स्केच होता है, उसमें स्केच में एक बंदा जो है वो उसका हाथ दिखा रहे हैं, जिसके हाथ में पिस्तौल है, उसके ऊपर अमेरिका का झंडा है, जिसकी तरफ वो पिस्तौल का रुख किया गया है, वो एक ब्लैंक चेहरा है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि व्हेन अमेरिका प्रेशर्स, यानी कि जब दबाव डालता है किसी भी मुल्क के ऊपर कि वो पिक करे साइड ले किसी की, तो इसका मतलब होता है कि आप हमारी साइड लें। जस्ट ट्राई टू कनेक्ट कि क्या मैसेजिंग हो रही है। चीन की वजारत खारजा पिछले 10 या 15 दिन से उनके तर्जुमानों के, उनके स्पोक्स पर्सन के ट्विटर हैंडल्स को अगर आप फॉलो करें और जो उनके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके हैंडल्स को
फॉलो करें, वो हमारा दोस्त मुल्क है, वहां से किस किस्म की मैसेजिंग हो रही है सारे मामले पर, और अमेरिका के रिजीम चेंज के मुख्तलिफ ममालिक में जो इकदाम हैं उन पर क्या बात करें। इस ब्रेक का भी टाइम है, मैं एक सवाल करना चाहूंगी। जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एतराज़ लगा रहे हैं कि चले अगर अमरीकी नुमाइंदा पार्टी हेड से जाके मिल रहा है, कहीं ना कहीं समझ आती है, लेकिन जो मुनखरिफ अरकान है उनसे जा के मिलना, ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गिला किया। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो सफारतकार हैं वो किसी भी मुल्क में सहाफ़ियों से भी मिलते हैं, सियासतदानों से भी मिलते हैं, अपोजिशन पार्टीज से भी मिलते हैं, गवर्नमेंट वाली पार्टीज से भी मिलते हैं, हर किस्म के लोगों से मिलते हैं। तो इसमें पहली बात कि ये इन प्रिंसिपल इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये होता है रेसिप्रोकल बेसिस पे। ठीक है, सफारतकारी जो है वो दो तरफा होती है। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में मौजूद इंडियन हाई कमीशन का कोई अहलकार फ्रीली एक्सेस करे तमाम सेट ऑफ सोसाइटी को, और हमारे हाई कमीशन में मौजूद अहलकारों के बाहर निकलने पर पाबंदी हो। ये दो तरफा होता है। इसी तरीके जिस तरह आप कश्मीर के मामले पर वहां के हुकूमती और अपोजिशन के अरकान को लॉबी करते हैं, जाके हमारे सफारतकार मिलते हैं, उनके उस तरीके से मिलते हैं, लेकिन असल चीज है कॉन्टेंट्स। ये बात क्या चल रही है पिछले कुछ अरसे से पब्लिकली जो मैसेजिंग चल रही है, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इस सारे मामले का ताल्लुक हमारी हुकूमत और ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने जो एक शिफ्ट किया है, और ये शिफ्ट विजिबल हुआ है। आप चाइना के, रशिया के साथ ओपन अप हुए हैं। मैं इसके ऊपर डिबेट कर सकता हूं आपका, क्योंकि सेगमेंट खत्म होने वाला है, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। देयर इज इनफ प्रूफ आपके सामने, इनफ चेक बॉक्सेस आ जाते हैं कि अमेरिका हैज़ हैड ऑल द रीजंस कि वो ये सब कुछ करता पाकिस्तान में, और अमेरिका ये करता है पूरी दुनिया में, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात है नकवी साहब, अभी तक ऐसा कोई भी हुकूमत सबूत नहीं लेकर आई कि जी कहाँ से कोई पैसा आया है, कोई अमाउंट आई है। सिर्फ वो एक खत की बुनियाद पर, जो कि खुद उनकी मुरासला अपने सफीर का है, उसकी बुनियाद पर ये कह देना कि ये अमेरिका कर रहा है, ये भी तो मुनासिब नहीं है। हुकूमत जो है वो सबूत, वैसे सबूत के ऊपर मैं आपको बता दूं 20-20, 30-30 साल के बाद वो अपने डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासिफाई करते हैं। 2000 से पहले की तमाम कहानियां मौजूद हैं। 83-84 रजीम चेंज की एफर्ट CIA की तरफ से, कितनी पॉलिटिकल असैसिनेशंस CIA ने की। ये तो प्रेसिडेंट फोर्ड ने 1976 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद कह दिया था कि ये डाटा जो है ये अब हम CIA अब अच्छे बच्चे बन गए, ऐसे नहीं करेंगे, ये करते हैं। अभी 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया को हमला करके एनेक्स किया यूक्रेन वाले मामले पर, वहां पर रूसी जो रूस प्रो रशियन गवर्नमेंट थी, सूची ओलंपिक्स करवा रहा था रूस उस वक्त, यानी कि इसके इनफ एविडेंस मौजूद है कि वहां पर CIA ने गवर्नमेंट टॉपल करवाई थी। इसी तरह टर्की में जो है वो किस किस्म के उनके अजाइम हैं, फतेहुल्लाह गुलेन की तहरीक को वो क्या करते हैं, सबको मालूम है। इस पर डिटेल से बात करेंगे। सब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को आज आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम जा रहे हैं पंजाब में इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है और वहां पे इस वक्त क्या नंबर गेम चल रही है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन बात करेंगे इस सेगमेंट में पंजाब में इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, उससे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट राय साकिब खरल साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को टाइम दिया। बताइएगा इस वक्त पंजाब में क्या सिचुएशन चल रही है, वहां पर इस वक्त नंबर गेम क्या है, हमजा शहबाज के साथ कौन है और परवेज इलाही साहब के साथ कौन कौन है? थैंक यू फॉर हैविंग मी मारिया। पंजाब में बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है एट दिस मोमेंट। दोनों पार्टियां क्लेम कर रही हैं जी हमारे पास 184 नहीं 200 प्लस नंबर है। बट एक फैक्टर प्लीज इग्नोर ना कीजिए, वो है चौधरी परवेज इलाही साहब का। चौधरी परवेज इलाही साहब की फैमिली इतनी पुरानी है पॉलिटिक्स में, और उनकी मार धाड़ या उनके जो नंबर गेम तोड़ना था ना, उसके सबसे बड़ी मिसाल आज से 2 घंटे पहले, अब से 2 घंटे पहले हमने अलीम खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में देख ली है। वो मुस्लिम लीग नून की फ्रस्ट्रेशन है जो अलीम खान साहब को टेलीविजन पे आके चीख के बताना पड़ रहा है कि पंजाब में हो क्या रहा है। नून लीग के अपने कुछ लोग जो हैं वो परवेज इलाही साहब से राब्तों में हैं, और 3 लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीट जो थी, आयशा चौधरी, खालिदा साहिबा और उज़मा कारदार साहिबा, जो अलीम खान के कहने के ऊपर नून लीग को वोट करने जा रही है, हमजा शहबाज साहब को वोट करने जा रही हैं। इन 3 लोगों का कुछ बैकग्राउंड इस किस्म का है कि जब ये रिजर्व सीट्स की लिस्टें बन रही थी तो उनमें नाम भी तीनों का अलीम खान साहब ने डलवाया था। सो आई थिंक दे आर पेइंग बैक टू अलीम खान साहब। उनमें से एक उज़मा कारदार साहिबा हैं जिनकी एक ऑडियो भी रिलीज हुई थी खातून अव्वल के बारे में। किसके पलड़े में ज्यादा हैं इस वक्त, असल नंबर गेम क्या है?
अदील साहब, इस टाइम असल नंबर गेम का टू बी ऑनेस्ट दोनों पार्टीज क्लेम कर रही हैं, बट आई थिंक कि जो उस्मान बुज़दार साहब के करीबी लोग थे सारे, जो वो नून लीग में गए हैं, तो उसमें डेफिनेटली 2-4 का एज हमजा शहबाज को मिलेगा। असद खोकर साहब चले गए, एजाज अल मुगस्सीन साहब चले गए, और लेट मी से दैट, मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि मुझे लगता है कि उस्मान बुज़दार साहब इतना जोर नहीं लगा रहे परवेज इलाही के लिए जितना उनको लगाना चाहिए था। ये उनकी किचन कैबिनेट थी। अशरफ रिंद साहब कोट अद्दू से एमपी हैं, उनके बड़े पुराने दोस्त हैं उस्मान बुज़दार साहब के। असद खोकर साहब उनकी किचन कैबिनेट थे, एजाज अल मुगस्सीन साहब उनकी किचन कैबिनेट थी, नजीर चौहान साहब डेली सीएम ऑफिस में सीएम साहब से मुलाकातें करते थे, उनके साथ हेलीकॉप्टर में उड़ते थे। अगर ये तमाम लोग छोड़ के हमजा शहबाज को वोट कर रहे हैं, तो मेरे जैसा बंदा ये सवाल करने पे मजबूर है कि क्या वाकई उस्मान बुज़दार साहब चाहते हैं कि परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर पंजाब बने। तो अपोजिशन अरकान जो होटलों में ठहराए गए हैं, एहतजाज की सूरत हाल है होटलों के बाहर, वो भी जरा मंजर कशी कीजिएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी सवाल डिस्कस होटलों किया। में 3 लोग ठहराए गए थे, 3 खवातीन एमपीए थी जिनका मैंने नाम लिया। आयशा चौधरी हैं, उस्मा कारदार साहिबा हैं, और एक खालिदा है पाकपतन से एमपीए हैं। ये 3 लोगों का ज्यादा शोर मचा हुआ है क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीट्स पे हैं, और इसी वजह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर ने एहतजाज किया है। अवारी टावर के नाम से एक होटल है यहाँ के मेन बुलेवार्ड पे। उसके बाद अच्छा खासा नंबर था, हमारे बिल्कुल ऑफिस के साथ भी है, तो मैं इवेंट कवर करने भी गया हुआ था। अच्छा खासा यूथ का नंबर था, कुछ हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमपीएस भी थी, मुसर्रत जमशेद चीमा थी वहाँ पे, सादिया सुहेल साहिबा थी वहाँ पे, तो एक अच्छा खासा वहाँ पे शो लगा। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आयशा चौधरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी वोकल एमपीए थी, टेलीविजन पे भी आके डिफेंड करती थी, वो ऊपर से खड़े होके वहां से वीडियोस बना रही थी एहतजाज की, और पता नहीं वो इस किसको वक्त सेंड कर रही पॉलिटिकल थी। ऊपर से सिचुएशन पंजाब में काफी टेंस नजर आ रही है साकिब, और हम देख रहे हैं इस वक्त जो वहाँ के लीडर्स हैं वो भी काफी खुलकर सामने आ रहे हैं और बहुत सख्त जुबान भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या वहाँ कोई कोई आधा घंटा पहले ना मेरी बात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के कुछ लोग या सूबाई वज़रा जो हमारे साबका सूबाई वज़रा थे उनसे, तो उनमें से कुछ का ये कहना है कि जो फेडरल में हुआ, जो वफाक में हुआ है, उसके बाद वफादारियां लाहौर में और पंजाब में बहुत तेजी से बदल रही हैं। अच्छा। काफी सारे ऐसे लोग कि जो बड़े कमिटेड थे कि हम जी नून लीग को वोट करेंगे, हमजा शहबाज को वोट करेंगे, अब वो वापस चौधरी परवेज इलाही साहब से राब्तों में जा रहे हैं। तो एवरी पैसिंग सेकंड, हर गुजरते सेकंड वफादारियां लाहौर में और पंजाब में बदल रही हैं। ठीक है, तो क्या वहां पर तसादुम की सूरत हाल आपको नजर आ रही है, या वहां पर भी हम वेट करें किसी सरप्राइज का? सरप्राइज आई डोंट थिंक सो। चौधरी परवेज इलाही साहब का सरप्राइज या हमजा शहबाज साहब का सरप्राइज जो है वो नंबर गेम ही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं हमजा शहबाज साहब का प्रेशर भी सुन रहा था, वो भी बड़े एग्रेसिव थे क्योंकि उनको वो चोट पहुंच चुकी है। उनको वो जो नंबर गेम की चोट जो क्लेम करते थे कि 200 नंबर है मेरे पास, 200 एमपीएस मेरे पास है, उनमें से काफी सारे एमपीएस वापस मोहन्नस इलाही, सालिक साहब, हुसैन इलाही, ये लोग तोड़ के वापस परवेज इलाही के पलड़े में डालने में काफी हद तक कामयाब हो गए। लेकिन सालिक हुसैन साहब का तो उस दिन ये हुआ कि उनकी लीडर ऑफ अपोजिशन से मुलाकात हुई जी, वो तो अपोजिशन बेंचेस में जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस पर वाज़ेह क्लैरिफाई भी किया। हमने हुसैन इलाही साहब से भी कहा, पंजाब असेंबली में मौजूद थे, हमने उनसे भी पूछा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुलाकात हुई है, बट वी आर विद प्राइम मिनिस्टर। वो क्लैरिफाई किया उन्होंने, हम सब जर्नलिस्ट को लाहौर में पंजाब असेंबली में थे, हुसैन इलाही ने क्लैरिफाई किया था हमें कि वी आर विद प्राइम मिनिस्टर। ठीक है साकिब, टाइम खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया है। अब इस सिचुएशन तारीख को ही क्लियर होगी कि क्या होने जा रहा है, ये किसकी तरफ सिचुएशन ज्यादा टिल्ट होगी। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।